अजय सर, जो राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी 2004 से तो राहुल गांधी भी है लगातार। अमित शाह कौन सी सीनियरिटी गिनवा रहे थे? और संसदीय, ठीक है आपका बोलने का क्रम हो, इसका क्या मतलब है कि आप बोलने के क्रम में आइए और फिर आए बाएं साएं बकते रहिए? अरे भाई, देश के गृह मंत्री हो, विपक्ष ने 4 सवाल पूछे हैं, जवाब दो। या फिर केवल 1 घंटा भाषण करोगे केवल ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी ने 37 मिनट बोला है तो मैं 1 घंटा बोलूंगा, राहुल गांधी ने 47 मिनट बोला है तो मैं 1.25 घंटा बोलूंगा? यही काम मोदी करते हैं, यही काम शाह कर रहे हैं। अरे, सवालों का जवाब दो, क्रम कोई भी रखो, तुम आखिरी में बोलो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? ये चीखने से, अगर सवालों के जवाब से संसद नहीं चलेगी तो क्या चीखने चिल्लाने से संसद चलेगी? गाली गलौज से संसद चलेगी? गाली दे करके और इस देश का भला हो जाएगा? नहीं, इस देश में झूठ बोल के संसद चलेगी, और झूठ बोल के इस देश की संसद चलाई जा रही। मैं चलिए झूठ पे आऊं, उसके पहले मैं एक चीज पे आता हूं कि अमित शाह जब अपने 30 साल के जो है लोकतांत्रिक कैरियर में क्या कहते हैं गिना रहे थे कि वो चुने हुए प्रतिनिधि रहे, राहुल गांधी भारत की संसद के यदि उसमें देखेंगे तो नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है और अमित शाह से भी सीनियर है। तो बतौर सांसद वो उन दोनों से सीनियर है, उन्हें यह जानना चाहिए। पहली बात। अब आता हूं दूसरी बात पे। झूठ बोलने का मैं एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने 3 चोरियां गिनाई, का वोट चोरी, और उसमें पहली वोट चोरी कही कि देश की आजादी के बाद में भारत के प्रधानमंत्री के चयन में जो आरएसएस के बीजेपी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सदैव चलता रहता है कि सांसद जो प्रधानमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में पटेल को 28 वोट मिले थे और नेहरू जी को 2। तो पहली बात बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में ना तो अध्यक्ष पद के लिए कभी चुनाव हुआ और ना ही उनके बीच में कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ। देश की आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री बनना था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल मर चुके थे, तो मरे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ में क्या वोटिंग कर रहे थे या क्या हो रहा था? और यदि अध्यक्ष पद की बात करते हैं तो अध्यक्ष पद का 1946 में चुनाव हुआ था, और चुनाव नहीं हुआ था असल में, क्योंकि जो कांग्रेस में डेलीगेट्स चुनते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, इसलिए। और उस समय आंदोलन तेज चल रहे थे, चूंकि आंदोलन तेज चल रहा था तो यह दबाव था कि नॉमिनेट कर दिया जाए अध्यक्ष। निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें कैंडिडेट भी नहीं थे, उसमें कैंडिडेट कुछ और लोग थे, और कैंडिडेट क्या, लोगों की सिफारिशें आई थी जो प्रांतीय असेंबलियां थी। और ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम प्रस्तावित किया, खुद प्रस्तावित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें कहीं पर भी अध्यक्ष बनने के उसके लिए नहीं थे। और यह प्रस्ताव क्यों आया? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, इस समय आंदोलन तेज चल रहा है, देश में और दुनिया में जाकर के भारत का पक्ष रखना है, कांग्रेस का पक्ष रखना है। तो ऐसी स्थिति में देश, पूरे देश के भीतर और विदेशों में, दोनों जगह जवाहरलाल की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष होना चाहिए। और इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यह मैसेज दिया गया था पटेल को, और उसके बाद में पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया और सर्वसम्मति से पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। तो यह अध्यक्ष का था। तो एक तो इतिहास उन्हें पढ़ने की जरूरत है, किसी और को ना पढ़ाएं। दूसरा, उन्होंने दूसरी वोट चोरी कही श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर, कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उन्होंने राजनारायण को
हराया था वोट चोरी करके। तो साहब वोट चोरी उसकी बता देता हूं। जो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से 1971 में चुनाव जीती थी, उस चुनाव को चैलेंज किया था राजनारायण ने हाई कोर्ट में, यह कहते हुए दो पॉइंट थे कि एक तो उन्होंने अपना जो ओएसडी थे मिस्टर कपूर, उनका इस्तेमाल किया चुनाव में, वो राजकीय अधिकारी थे। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की रैली में जो बिजली का कनेक्शन जोड़ा गया था वो सरकारी कर्मचारियों ने जोड़ा था। इसका चूंकि केस 1971 का था, रेगुलर बेंच में सुना जा रहा था, लेकिन आरएसएस का संघी जज उस अवकाशकालीन वक्त में, अवकाश चल रहा था, जो दो अवकाश होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, एक ग्रीष्मकालीन और एक होता है शरदकालीन। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था, अवकाश में अवकाशकालीन जज बैठता है, वो सिर्फ लीव पिटीशन ही सुनता है। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने, जो जस्टिस था, जो प्रमोट होके बना था, जो कोई रेगुलर नहीं था, एडिशनल जो हाई कोर्ट का जस्टिस था, उसने इस केस को अपने पास लगवाया, जबकि उस समय वो रेगुलर केस नहीं लग सकता था। आप किसी भी वकील से पूछिएगा, वो बताएगा रेगुलर केस अलग सुने जाते हैं और जो अवकाशकालीन जज होते हैं वो सिर्फ आवश्यक केसेस ही सुनते हैं। लेकिन उस केस को लगाया गया, अवैधानिक आदेश देके इंदिरा जी को जैसे ट्रायल कोर्ट हो वैसे कोर्ट में तलब किया गया बेइज्जत करने के लिए, और जजमेंट सुनाया गया इंदिरा जी के खिलाफ। इंदिरा जी इसके खिलाफ गई सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाशकालीन जस्टिस थे, जस्टिस अय्यर, उन्होंने उसे स्टे कर दिया। और उसके बाद में 7 तारीख नोट कर लीजिए, ये सारे जितने संघी हैं ये जगमोहन लाल सिन्हा का जिक्र करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अय्यर साहब का जिक्र कर देंगे स्टे का, ये ओरिजिनल जिक्र नहीं करते। तारीख नोट करिए, 7 नवंबर 1975, भारत की संसद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. रे और उनके साथ में 5 जस्टिसेस की बेंच, यानी संविधान पीठ सुनती है और सुनने के बाद जजमेंट देती है कि जगमोहन लाल सिन्हा का आदेश पूरी तरह अवैध था। गलत तथ्यों को उन्होंने कोट किया। जो इंदिरा गांधी के ओएसडी थे मिस्टर कपूर, वो इस्तीफा दे चुके थे, इस्तीफा उनका अथॉरिटी ने मंजूर कर दिया था। किसी का लेटर न रिसीव होना, इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है, जब वो वेतन भत्ते कुछ नहीं ले रहा है तो उसे नहीं कहा जा सकता है वो राजकीय अधिकारी, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुका था, इस्तीफा मंजूर था। दूसरा, उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय नियमावली है, उसके मुताबिक कोई भी मुख्य लाइन से बिजली का कनेक्शन कहीं पर भी कोई गैर जो सरकारी नहीं है, उसका विभागीय नहीं है, उसके अतिरिक्त व्यक्ति नहीं जोड़ सकता है। यानी दोनों चीजें गलत। थर्ड, अवकाशकालीन जस्टिस ने गलत तरीके से वह केस सुना था। तीसरी चीज जो इसमें केस में जजमेंट में नहीं है, इस जजमेंट को देने के 1 हफ्ता पहले जगमोहन लाल सिन्हा दिल्ली आया था। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में वो CIA के कुछ ऑफिसर्स से मिला था, एजेंट से मिला था। यह बात कपूर कमीशन, जो वो दूसरा कपूर, ये कपूर नहीं, कपूर कमीशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। और इस बारे में उस समय जो दिल्ली में सांसद थे मिस्टर वाजपेयी, उन्होंने एविडेंस दिए। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। लेकिन क्या कहता है अमित शाह? कहता है कि इंदिरा गांधी ने जज बदल दिए, ये बदल दिए। उस समय नहीं, उसके बाद सन 70 में हिदायतुल्लाह बने थे। यानी A.N. रे
को बीच में कोई हटा के कोई जज नहीं बदला गया था, तो यह भी तथ्य झूठ है। तीसरा उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी के के वोट को लेके जो ये फैलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जैसे, वो इन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जब भारत की नागरिक नहीं थी वोट डाल दिया। साहब, यह गृह मंत्रालय का अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है और उसने गलत तरीके से वोट डाला है तो गृह मंत्रालय तत्काल एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन अमित शाह बताएं कि पिछले 12 साल से उनकी सरकार है, क्या उन्होंने इस पे इंक्वायर किया, क्या एफआईआर दर्ज कराई, क्या कुछ किया? वो एक सिविल सूट दाखिल किया जाता है जो भाजपा का एक व्यक्ति दाखिल करता है, उसको लेकर के, जो इनके लीगल सेल का है बीजेपी के। तो अब आप समझिए, ये सिर्फ डिस्प्यूट पैदा कर बदनाम करने की कोशिश है अपनी चोरी को ढकने के लिए। तीनों जो उन्होंने वोट चोरी को ढकने के लिए जो उदाहरण लिए वो तीनों झूठ पर लिए, और इसलिए अमित शाह लगातार झूठ बोल रहे हैं। झूठ के सिवा उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रोपोगंडा करते हैं और संघीय एजेंटों के द्वारा की गई फैलाई गई झूठ को सिर्फ बताते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, यही तो आज इस समय देश का शायद दुर्भाग्य है कि कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी जिस जगह पर बैठा करता था वहां आज अमित शाह जैसे लोग बैठ रहे हैं। नहीं, इसके अलावा एक और चीज, ये बार बार तमाम लोगों को कहते हैं कि इनका अपमान। यदि अपमान था तो सरदार पटेल छोड़ देते कांग्रेस, चले जाते कहीं और। यदि जिनके जिनके कहते हैं वो छोड़ देते, उन्होंने तो नहीं छोड़ा। यानी झूठ बोलना और झूठ बोलना भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कोई भाजपाई गैंग जो निशिकांत दुबे है, निशिकांत दुबे ने जैसे निशिकांत दुबे ने पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के बारे में झूठ बोला जो सूडान में, तो ये है। मैं उस पे आता हूं।